द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक एकता का भाव। हमारा टॉपिक नंबर 4। नेशनलिज्म इज स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। मैंने आपको नेशनलिज्म की डिफ़ाइन बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि नेशनलिज्म वह भावना है जब लोग अपने आप को एक पहचान के अंदर रख कर देखने लगते हैं और वो कुछ ऐसे सिंबल्स को यूज़ करते हैं जो उनको एक सामूहिक पहचान देता है। तो ऐसे कौन से सिंबल थे जिनको प्रचलन में लाकर भारत के नेताओं ने उस समय के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों को अपने देश के प्रति देशभक्ति जागरूक करने के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को एकजुट करने का कार्य किया। बट हाउ द नेशन बिकेम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, कोई प्रिंसली स्टेट, कोई अपने आप को राजकुमार समझता था, कोई राजा समझता था, कोई अपने आप को ब्रिटिश सरकार का एम्प्लॉय समझता था। अलग अलग आइडेंटिटीज से जाने जाते थे उस समय लोग। तो उनके माइंड में एक राष्ट्र की छवि नहीं थी। इस राष्ट्र की छवि को क्रिएट करने के लिए नेशनल लीडर्स ने, जो उस समय फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या सिंबल्स, साइंस, इमेजेस और फ्लैग अपनाए, कौन कौन से थे वो, उनके क्या सिग्निफिकेंस थे, उनके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। हाउ डिड पीपल belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belonging? लोग अपनी पहचान हिंदू, मुस्लिम, रजवाड़े और ब्रिटिश एम्प्लॉय के रूप में करते थे। साथ ही अलग अलग कल्चर, लैंग्वेजेस के भी लोग यहाँ पर रहते थे। तो सभी में एक सामूहिकता का भाव क्रिएट करना और अपने नेशन के प्रति प्यार जगाना एक टिपिकल टास्क भी था। और उसके लिए क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप उठाए गए, हमने फर्स्ट चैप्टर में एल्गरीज के नाम सुने हैं, एल्गरीज के बारे में पढ़ा है। जैसे फ्रांस ने मारियाना को, जर्मनी ने जर्मेनिया को एक एल्गरी के रूप में चुना और लोगों को एक नेशन संबंधी अवधारणा से परिचित करवाया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी अब इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं कि भारत माता की छवि ने कैसे सारे इंडियंस में एक सामूहिकता के भाव को ला दिया और लोग फ्रीडम स्ट्रगल में इन नेशनल लीडर्स के साथ हो गए। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम partly through the experience of united struggles, but there were also a variety of culture processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklores and songs, popular prints and symbols all played the part in making of nationalism. कैसे सामूहिकता का भाव क्रिएट किया जा सकता था, कौन से सिंबल्स चुने जाने थे, कैसे लोगों की उस इमेजिनेशन तक पहुंचना था जहां पर वो एक संपूर्ण देश को, ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से उत्पीड़ित देश को एक राष्ट्र के रूप में देख सकते थे और उसके लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो सकते थे। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, as you know, is the most often symbolized in a figure or image. This helped create an image with which people can identify the nation. As we have read in our first chapter about the allegory, and it was in 20th century with the growth of nationalism
that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो जैसे हमने उनके रूपक के बारे में पढ़ा है, मारियाना और जर्मेनिया के बारे में, ऐसा ही एक रूपक यहाँ भी अपनाया गया भारत माता के रूप में। भारत को एक राष्ट्र के रूप में दर्शाना और भारत के लोगों को एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के, एक सामूहिकता का भाव उनमें क्रिएट करना, इसके लिए भारत माता की इमेज प्रस्तुत की गई, विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन द 1870s। ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइमन टू द मदरलैंड। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले इस चित्र को बनाया और उन्होंने इस चित्र के माध्यम से लोगों को, राष्ट्र को एक माँ के रूप में दर्शाया। और 1870s में उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास, जो कि आनंद मठ जिसका नाम है, उसमें एक गीत लिखा, वंदे मातरम। Later it was included in his novel आनंद मठ and widely sung during the स्वदेशी मूवमेंट in Bengal। स्वदेशी मूवमेंट जब चला था 1905 में बंगाल में, उस दौरान इस गीत को काफ़ी लोकप्रिय हुआ ये गीत और गाया गया। Moved by स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड his famous image of भारत माता। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इस तस्वीर को पेंट किया और in this painting भारत माता is portrayed as an aesthetic figure। she is calm, composed, divine and spiritual दिख रही हैं। एक सन्यासी के रूप में इन्होंने इसको दिखाया है, जिनके हाथ में बहुत ही कूल एंड काम, एक सन्यासिनी के रूप में इनको प्रदर्शित किया है। इन सब्सिक्वेंट years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism। आगे चलकर भारत माता की इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा गया और बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस तस्वीर को बनाया और धीरे धीरे भारत माता की ये जो मातृ छवि थी, ये लोगों में आस्था का प्रतीक बन गई और लोग इसको श्रद्धा भाव से देखने लगे। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। एक तो भारत माता की तस्वीर ने भारत के लोगों में सामूहिकता का भाव लाने के लिए का काम किया और दूसरा जो यहाँ की जो लोक कथाएँ थी, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत वीर पराक्रमी लोगों के गतिविधियों और कार्यकलापों से भरा पड़ा है, तो उन लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने, ताकि लोग अपने पास्ट को पहचान सकें कि कितना ग्लोरियस उनका पास्ट था, वो काम किया इंडियन फोकलोर ने। इन लेट 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेज टू गैदर फोक songs and legends. These tales, they believe, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside force। बाहरी ताकतों के आ जाने के बाद जो कल्चर करप्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय होने लगा था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और अपनी राष्ट्र की पहचान को ढूंढने के लिए अपने अतीत में झांकना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अब ऐसे लोग जो कि कवि थे, जो कि लेखक थे, ये गीतों की रचना करने लगे और ऐसी कल्चर से जुड़ी कथाओं को जानने के लिए गांव-गांव में घूमने लगे।
और इनमें से फेमस रहे रवींद्रनाथ टैगोर। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. लोगों में अपनी एक राष्ट्र की पहचान को खोजना और एक अतीत के प्रति गर्व को ढूंढना, ये बहुत बड़ा काम था। और इसीलिए रवींद्रनाथ टैगोर जैसे लेखक, कवि, इन्होंने दे हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेट्स, nursery rhymes and myths and led to the movement for folk revival. इसके लिए रवींद्रनाथ टैगोर ने इन बैलेट्स को खोजना, इन नर्सरी राइम्स को, इन लोक कथाओं, नाटकों, बाल गीतों, मिथकों, जो मिथ्स थे, इन सबको कलेक्ट किया और इनको अपने कंपोजिशन में डाला। और इससे उनको इन जो फोक रिवाइवल किया था इन्होंने, जो लोक परंपराओं को, फोक ट्रेडिशंस को इन्होंने पुनर्जीवित किया था, इसने आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई कल्चर को स्प्रेड करने में। मद्रास में नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मासिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। मद्रास में ये काम नतेशा शास्त्री ने किया। द फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया, एंड ही बिलीव दैट द फोकलोर्स वॉज नेशनल लिटरेचर एंड इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका ये मानना था कि लोगों के बारे में जो उनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनको बताने का ये सबसे अच्छा माध्यम है लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करना। एज नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप, द नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। क्योंकि ये ऐसे आइकन्स और सिंबल्स राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ऐसे सिंबल्स को यूज़ करने पर दिया, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट न्यूज़पेपर में ऐसे सिंबल्स यूज़ करना, या अपने पैम्पलेट्स में यूज़ करना, या किसी आंदोलन के दौरान इसको यूज़ करना, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर हो सकें, अपनी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म उनमें क्रिएट की जा सके। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऐसा ही एक सिंबल लिया नेशनल फ्लैग के रूप में। स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चला था 1905 में, और ट्राई कलर फ्लैग, उस समय एक ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने अडॉप्ट किया जिसका कलर था रेड, ग्रीन और येलो, वॉज डिज़ाइन। इट हैड 8 लोटस, इसमें 8 लोटस बने हुए थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश भारत में जो उसके 8 प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ब्रिटिश के द्वारा गवर्न किए जाने वाले 8 प्रोविंसेस को दिखाते थे। और एंड अ क्रिसेंट मून, एक अर्धचंद्र को दिखाते थे, जो दोनों का ही प्रतीक था, हिंदू और मुस्लिम्स का। बाय 1921 गांधी जी हैज़ डिज़ाइंड स्वराज फ्लैग। फिर गांधी जी ने स्वराज फ्लैग का निर्माण किया 1921 में, एंड इट वाज अगेन अ ट्राई कलर। इसमें लेकिन जो कलर थे वो रेड, ग्रीन और वाइट थे। पहले वाले में जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान फहराया गया था उसमें रेड, ग्रीन और येलो थे, इसमें रेड, ग्रीन, वाइट थे जो 1921 में फहराया गया। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, क्योंकि गांधी जी मानव को अपने आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चरखे को एक सिंबल के रूप में चुना था। और उस चरखे का एक स्पिनिंग व्हील जो था उसको इन्होंने अपने जो 1921 में जिन्होंने झंडा तैयार किया था उसमें बीच में इन्होंने उस स्पिनिंग चरखे को जगह दी थी, उस स्पिनिंग व्हील को जगह दी थी। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट aloft during the march became a symbol of defiance। और इस फ्लैग का इस्तेमाल किसी भी
जुलूस के समय, किसी भी आंदोलन के समय किया जाता था, जो कि पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार को अपोज करने का प्रतीक था, इसका यूज़ किया जाना। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इतिहास को रीइंटरप्रेट करके, यानी कि उसको दोबारा व्याख्या करके उसकी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को क्रिएट किया जा सकता था। बाय द एंड ऑफ 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. क्योंकि 19th century के एंड तक आते आते बहुत सारे इंडियंस ये फील करने लगे थे कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको एक अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे लोग अपने इतिहास के गौरव के विषय में जान सकें और उनके प्रति अपना आदर भाव, सम्मान व्यक्त कर सकें और देश के इस फ्रीडम स्ट्रगल में नेताओं का साथ दे सकें। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को बैकवर्ड समझते थे, ओल्ड फैशन समझते थे, अपने आप को उनको गवर्न करने की उनमें क्षमता नहीं है ये समझते थे। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगेन टू लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर्स इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। और इसके प्रत्युत्तर में भारत के लोग क्या चाहते थे? भारत के लोग अंग्रेज़ों को ये बताना चाहते थे कि अतीत में उन्होंने भारत जैसे विशाल साम्राज्य को, भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल साम्राज्य को किस प्रकार से होल्ड किए रखा और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। तो दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स ऑफ एंशियंट टाइम व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय इतिहास जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें चाहे आप मौर्यंस के पीरियड को ले लीजिए, अशोका के पीरियड को ले लीजिए या गुप्ता के पीरियड को ले लीजिए, और चाहे किसी भी दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आर्किटेक्चर या साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, फिलॉसफी, लॉ, क्राफ्ट, ट्रेड, किसी भी दृष्टि से ले लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से उस समय में प्रसिद्ध रहा है। बहुत अच्छे आविष्कार हुए, ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश था, साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत आविष्कार हुए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। तो ऐसे ग्लोरियस पास्ट को रीइंटरप्रेट करके भारतीय अंग्रेज़ों को करारा जवाब देना चाहते थे। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड। और उनका ये भी मानना था कि ये ग्लोरियस पास्ट इम्पीरियल पावर के आ जाने से, ऐसे जब इंडिया एक कॉलोनी बन गया, एक उपनिवेश बन गया, तो उसकी हिस्ट्री का जो ह्रास हुआ है, जो पतन हुआ है, वो उसका कारण भारत का गुलाम बन जाना है। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under the British rule. तो जो लोग इतिहास को रीइंटरप्रेट करना चाहते थे, उनका ये मानना था कि भारतीयों को अपने प्राचीन इतिहास में जो उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उस पर गर्व होना चाहिए, और किसी भी हाल में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये जो दयनीय दशा है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ऐसा स्ट्रगल के लिए वो अपील करना चाहते थे। These efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindus, when the image celebrated
were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. इन सभी इस इतिहास को अगर पुनर्जीवित किया जाना था या रीइंटरप्रेट किया जाना था, उसमें भी कई सारी समस्याएं थी, क्योंकि ये इतिहास हिंदुओं का था और जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था, जैसे भारत माता की इमेज, जैसे पुरानी कथाएं, लोक कथाएं, और जैसे फ्लैग, और जैसे भारतीय इतिहास में हिंदू शासकों के द्वारा जो अचीवमेंट्स की गई थी उनको रीइंटरप्रेट किया जाना, उनको पुनर्व्याख्या उनकी की जाना, ये सब हिंदुओं के प्रतीक थे। और ऐसा करने में हिंदू तो संगठित होते चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग थे जैसे मुस्लिम और जो अन्य समुदाय थे, तो वो इनसे अलग थलग फील करने लगे। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस bringing together various groups or classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. अंग्रेज़ों के शोषण से जो गुस्साए भारतीय थे वो इन सब प्रतीकों के माध्यम से, ऐसी लोक कथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता के संघर्ष में खींचे आ रहे थे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रेवियंस इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने लोगों को सपोर्ट करते हुए उनकी शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और उन लोगों के आंदोलनों को भी लीड किया था। थ्रू सच मूवमेंट्स एंड नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्स अ नेशनलिस्ट यूनिटी। और इन सब का एक ही उद्देश्य था, नेशनल यूनिटी को बरकरार रखना और लोगों को नेशनलिज्म की भावना से प्रेरित कराना। सबका एक ही उद्देश्य था, सबका एक ही कार्य था। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद वेरिड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। सबके लिए स्वराज का अलग अलग मतलब था। हर कोई महात्मा गांधी को सपोर्ट अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। एज देयर ग्रेवियंस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल वर ऑल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो हालांकि हर एक समूह की मांग अलग अलग थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने हमेशा लोगों को एकजुट बनाए रखने का प्रयास किया। और कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व differences and ensure that the demands of one group did not alienate another। वो कभी भी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के हित के कारण खोना नहीं चाहती थी। एंड दिस इज़ प्रीशियसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रेक डाउन। कई बार ये यूनिटी बिखरी भी। एंड द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय द फेज ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। और हालांकि कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो समस्त भारतीयों को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके इतने प्रयासों के बावजूद भी जो एलाइनेशन की जो स्थिति थी, लोगों में अलगाव की जो स्थिति थी, लोगों के बीच में जो गैप था, उससे डिसयूनिटी के हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं जो बिटवीन जो ग्रुप्स, जो हिंदू मुस्लिम्स थे इस समय, मेन जो कम्युनिटी थी, उनके बीच में हुए। इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। और जो राष्ट्र अब उदय होने जा रहा था वो कॉलोनियल रूल
जो भी मांगे थी, चाहे वो भले ही मुसलमानों की अपने सेपरेट स्टेट के लिए हो, सेपरेट नेशन के लिए हो, या दलितों के लिए हो, तो इन सब का अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो सभी का जो नज़रिया था वो ब्रिटिश सरकार से छुटकारा पाना और आज़ादी पाना ही इन सब का मोटिव था। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इसकी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स सभी बच्चे करेंगे, और जो कुछ नहीं आ रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे।